सो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है। स्पेशली मैं आपके लिए डेडिकेटेड टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ हर एक पार्ट के अंदर। इससे पहले हमने जो दो पार्ट्स करे उसके अंदर मैंने एक तो आपको सिंपल तरीके से दक्षिण एशिया क्या है उसके बारे में बताया था। देन उसके बाद हमने आप कह सकते हो कि कंट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों के बारे में सेकंड पार्ट में जान लिया था। लिंक सभी के वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आपके लिए काफी ज्यादा कस्टमाइज भी कर दिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लेसन के थर्ड पार्ट के बारे में जो कि होने वाला है नेपाल से रिलेटेड। आपने थंबनेल में देख लिया है कि नेपाल के अंदर लोकतंत्र या फिर राजतंत्र सबसे मैटर करता है दक्षिण एशिया की राजनीति के अंदर। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे आप कह सकते हो कि शॉर्ट वीडियो ये होने वाली है, ठीक है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है नेपाल के अंदर लोकतंत्र और राजतंत्र। यही हमारा एक सिंगल टॉपिक है, काफी जल्दी आराम से हो भी जाएगा और ज्यादा इसके अंदर जानने वाली कोई चीज है भी नहीं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आपके लिए ये जरूरी हो जाता है जानना कि नेपाल के अंदर किस प्रकार का शासन देखने को अभी के समय मिला या फिर पहले के समय मिलता आया है या देखने को मिला, ठीक है, वगैरह सारी चीजें। तो देखिए इसमें क्या बात की गई है, आप देखोगे मैंने इंडिया का मैप इसलिए लगाया है क्योंकि नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, ठीक है। अक्सर बच्चों को लगता है, मैंने पहले ही बताया कि ये एक राज्य नहीं है बच्चों, ये देश है, एक पड़ोसी नेबर कंट्री है, ठीक है। आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, ठीक है। आप ये जो जगह देख रहे हो ये वाली, ये जो जगह है और अभी आपके सामने जो मैप मैंने शो किया था वो दोनों की दोनों क्या है, सेम है। यानी कि यही जो जगह है बच्चों वो नेपाल है। अगर मैं यहां पर इसे फिल कर दूं तो ये नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी राज्य है। अगर इसमें मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन की बात करें कि बहुसंख्यक के आधार पर कौन सा धर्म देखने को मिलता है, तो जिस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया के अंदर हिंदू धर्म से संबंधित है, उसी तरह बच्चों नेपाल के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स हैं वो हिंदू धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। शासन की बात करें तो अक्सर हमें यह देखने को मिला है कि ज्यादातर यहां पे राजतंत्र है, यानी कि राजा और प्रजा जैसा सिस्टम हमें यहां पर देखने को मिला है। और शक्तियां जो है जब राजतंत्र की बात होती है तो वो किसी जनता के हाथ में ना होकर वो राजा के हाथ में होती है। तो नेपाल एक पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या मुख्यतः तौर पे हिंदू धर्म से संबंधित है और शासन वहां पे राजतंत्र देखने को मिला है। और शक्ति उसके अंदर जब राजतंत्र की बात आती है तो वो राजा के हाथ में हो जाती है। लेकिन सार्वजनिक मांग को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सार्वजनिक मांग वो जो कि पब्लिकली जो डिमांड होती है, यानी कि जनता की मांग जो होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों देश के अंदर अक्सर वहां की जो जनता है वो लोकतंत्र के पक्ष में रही है कि वह चाहती है कि एक उत्तरदायी शासन होना चाहिए। उत्तरदायी शासन का मतलब ही होता है कि वह शासन जो कि जनता के प्रति जवाबदेह हो, यानी जनता के अधिकारों की बात करेगा, जनता की सुरक्षा शांति की बात करेगा, उनके रोजगार की, उनके विकास की बात करेगा। तो उत्तरदायी शासन लोकतंत्र में पहली चीज है जो बड़े मात्रा में देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते बच्चों बात आती है 1990 के दशक की, 1990 का जो डिकेड था। तो 1990 में जनता के दबाव के कारण जो वहां के राजा थे, राजा विक्रम सहदेव, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो, इनके द्वारा देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की बात को स्वीकार कर लिया गया था। और इसका जब परिणाम निकला था कि वहां पे संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पर आ गया। क्योंकि जिस तरीके से हमने जाना था इससे लास्ट क्लास में कि किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो लोकतंत्र का मार्ग रहा है वो हमेशा से अप एंड डाउन रहा है। कभी वहां पे सैन्य शासन काम आ जाता है तो कहीं वहां पर लोकतंत्र, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे राजतंत्र कायम हो जाता है तो कभी लोकतंत्र कायम हो जाता है। भारत जैसे देश की तरह यहाँ पर एक चीज फॉलो नहीं की गई है, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो रिजल्ट तो ये निकल गया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पर आ गया। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुई थी। वो समस्या क्या थी? वो समस्या ये थी कि आप कह सकते हो कि देश में अलग अलग पार्टियां, यानी को अनेकों पार्टियों के मौजूद होने के कारण वहां की जो सरकारें थी ना, आप कह सकते हो गठबंधन के आधार पर बनी थी। मिश्रित सरकारों का निर्माण हुआ था और ये जो मिश्रित सरकारें थी वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती थी।
कहने का मतलब कि जब कभी गठबंधन की सरकार होती है, अगर एक पक्ष वहां से निकल जाए तो वो मेजोरिटी अपनी खो बैठता है। तो इस कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी संसदीय प्रणाली आ जाने के बावजूद भी, तो वो यही थी कि जो मिश्रित सरकारें थी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पा रही थी, यानी कि लंबे समय तक टिक नहीं पा रही थी। जनता के असंतोष फैल गया या कोई और इंटरनली रीजन रहा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हैं आप कह सकते हो ये जो आप तस्वीर देख रहे हो राजा ज्ञानेंद्र की, तो अस्थिरता के कारण कि फिक्स्ड चीजें नहीं हो पा रही है, अस्थिरता के कारण जो कदम उठाए गए तो वो ये थे कि 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने जो मंत्रिमंडल था और जो संसद थी उसे क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, यानी कि भंग कर दिया गया। और सारी की सारी जो पावर थी जो पहले संसदीय प्रणाली के अंदर निहित थी, अब वो पावर दोबारा से किसके हाथ में आ गई, राजा के हाथ में आ गई, यानी कि राजा ज्ञानेंद्र के हाथ में आ गई। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जो मंत्री थे उन्हें नियुक्त किया, क्योंकि राजा के पास सारी पावर आ गया, तो वो जिसे चाहेगा उसे अपॉइंट करेगा और शासन भी वह अपने तरीके से चलाएगा। क्योंकि भैया राजतंत्र में हमें राजा की शक्तियों के बारे में तो जानने को मिलता है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज को। चलिए, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। आप कह सकते हो कि 3-4 साल बाद उधर देशव्यापी यानी कि पूरे आप कह सकते हो कि लोगों का समर्थन प्राप्त एक आंदोलन हुआ जो कि राजा के शासन को ना अपनाकर लोकतांत्रिक शासन को अपनाने के पक्ष में ये चीजें की गई थी। तो 2006 का समय था, तो इसी के विरुद्ध देश में आप कह सकते हो कि देशव्यापी प्रदर्शन हुए नेपाल के अंदर, जिसमें जनता, माओवादी तथा सभी राजनीतिक दल इसके अंदर शामिल हुए थे, जो कि राजतंत्र को उखाड़ फेंक देना चाहते थे। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए राजा ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी सेना भी भेजी थी, सेना का भी प्रयोग किया था, लेकिन रिजल्ट आप जानते हो कि जब जनता की चलती है तो किसी की नहीं चलती। तो ये देशव्यापी जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो पाया, मतलब सेना भी इस देशव्यापी आंदोलन को सफल नहीं हो पाई। ठीक है, मतलब इसे दबाने में सफल नहीं हो पाई, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि 26 अप्रैल 2006 को राजा ने संसद को बहाल कर दिया, यानी कि फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम ला दिया और 7 दलों की मिलीजुली सरकार बनाने का न्योता दिया। आप जानते हो कि हिस्ट्री यही रही है कि वहां पे मिलीजुली मिश्रित सरकारें रही है, तो 7 दलों को मिलीजुली सरकार बनाने का न्योता दिया, अवसर दिया। आप कह सकते हो कि एक नॉलेज के तौर पे वो 7 पार्टीज जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि पहले नंबर पे होगी नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, नेपाल वर्कर्स एंड पीसेंट्स पार्टी, नेपाल गुडविल पार्टी, यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट और साथ ही जो आखिरी थी वो थी पीपल्स फ्रंट। तो ये 7 दलों की मिलीजुली सरकार बनाने का न्योता दिया और इस गठबंधन के प्रभाव के कारण बच्चों राजा ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, यानी कि जो सबसे नंबर 1 की पार्टी थी, और वो आप देख सकते हो, इनका स्क्रीन पे नाम भी शो हो रहा है, तस्वीर भी, गिरिराज प्रसाद कोइराला, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो 28 मई 2008 को नेपाल एक धार्मिक, यानी कि माफ कीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जैसे भारत है, लोकतांत्रिक जैसे भारत है, गणराज्य बनाने की बात की गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में की गई थी जब 1971 का वॉर एंड हुआ था। तो उसके बाद भी नेपाल ने अपने आप को, बांग्लादेश ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की घोषणा की और मई 2008 में भी नेपाल ने अपने आप को इन चीजों को फॉलोअप किया। ठीक है, आप कह सकते हो कि राजा के जितने भी राइट्स थे वो अब किसके पास चले गए, जनता के पास, यानी कि शासन अब लोकतांत्रिक तरीके का हो गया और देश में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। और आप कह सकते हो कि जो ये प्रधानमंत्री थे कोइराला, ये अपनी बेटी तक को भी प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे अपने बाद, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका था। तो नेपाल में 2015 में एक नया लोकतांत्रिक संविधान भी लागू किया गया और इस प्रकार अभी के समय आप कह सकते हो, जो शुरुआत में मैंने जिनकी फोटो आपको दिखाई थी, केपी ओली, प्रसाद शर्मा ओली, वो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाल में अभी के समय लोकतंत्र कायम है। ठीक है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि आपसी राजनीतिक दलों के टकराव के चलते ये कहना कठिन है कि वहां पे लोकतंत्र कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि भैया लॉन्ग लास्टिंग अभी भी वहां पे नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वहां पर भी गतिविधियां चल रही थी, तो कहीं दोबारा से राजतंत्र आने की मांग चल रही है। अगर आप लेटेस्ट इसके आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा नेपाल के बारे में
कि किस तरीके से वहां पे अभी भी मांगे जो है वो उठते रहती है अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका ओवरऑल लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में था कि नेपाल में हमें किस प्रकार का शासन देखने को मिला। तो ये छोटी सी वीडियो थी और इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है, चाहे वो 6 नंबर में आए या 4 नंबर में है, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो छोटा सा टॉपिक तो होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वो बेसिकली बात करेंगे हम श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष है, सिंगली वर्सेस तमिल यानी कि लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, इसके बीच में संघर्ष के बारे में बात करेंगे। आप एक सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, पहले आप दक्षिण एशिया के बारे में जान रहे हो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में आप बांग्लादेश और नेपाल की लोकतांत्रिक और सैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो, फिर तीसरे पार्ट में आप लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में जान रहे हो नेपाल के, चौथे पार्ट में आप लोकतंत्र के अलावा क्योंकि वो तो सहभागी रहा है श्रीलंका, लेकिन उसके जातीय संघर्ष के बारे में आप जान रहे हो, गृह युद्ध के बारे में जान रहे हो। और जब ये सारी चीजें आप जान जाओगे तब हम बात करेंगे भारत के अन्य देशों के साथ संबंध, यानी पड़ोसी देशों के साथ जितने भी दक्षिण एशिया के हैं, और सार्क एंड साफ्टा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, सार्क और साफ्टा। तो आप कह सकते हो कि हमारे 2 और 3 पार्ट और रह गए हैं जो कि जल्दी जल्दी छोटे छोटे खत्म भी हो जाएंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। और आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है वो रनिंग में चल रहा है क्विक प्रेप क्लासेस ऐप पर। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो ऐप पर जाके वो कोर्स को ले सकता है, देख सकता है, पहले ट्रायल उधर डेमो भी अवेलेबल है किस तरीके का है, और अच्छा खासा उसके अंदर फीचर्स भी हैं कि आप ऑडियो में वहां पे आस्क कर सकते हो, अपना रेज योर हैंड करके आराम से सारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाती है जब आप कोर्स को परचेज कर लेते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वर्जन में आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। जितना मर्जी बार उतना देखो, 100% एड्स फ्री है। पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सारी वहां पे कंडक्ट करवाई जाती है। अदर सब्जेक्ट के भी वहां पे रनिंग में है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि वहां पे अपडेट्स आपके लिए मिलते रहती है, और साथ ही क्विज, वीडियो के लिंक्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको वहां पर आराम से मिल जाती है। तो मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के हैंडल है, इन्हें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।